गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 3। और ये जो पार्ट 3 है स्टूडेंट, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। और इस 100 जो क्वेश्चंस है पूरी तरह से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इसमें सेलेक्ट किया है। और इसके बाद भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड्स करेंगे। तो इसमें हम 100 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और 100 ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे इस वीडियो को का प्रॉफिट जो है अदर स्टूडेंट को भी मिल सके। चलिए, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टूडेंट, पुनर्जागरण, रेनेसा इसको बोलते हैं इंग्लिश में। पुनर्जागरण को क्या बोलते हैं? रेनेसा। इस पुनर्जागरण से देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है स्टूडेंट? पुनर्जागरण जो है ना, रेनेसा की शुरुआत किस कंट्री से या कहाँ से मानी गई है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के फ्लोरेंस नगर से रेनेसा की शुरुआत मानी गई है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत मतलब इसको लाने वाला किन्हें माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते। इटली के महान कवि दांते को माना जाता है, जो 1260 से लेकर 1321 ईस्वी तक इस धरती पर रहे थे। 12। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? तो इटली की महान कवि दांते को माना जाता है। और यहाँ पे आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट कि भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारत में, ये तो वर्ल्ड लेवल का हो गया, और भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? तो उसको मानते हैं राजा राम मोहन राय को। किसको मानते हैं? राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट, आप लास्ट वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसका कमेंट बहुत कम ही लोग दिए हैं। सभी लोग कमेंट देने का प्रयास करें, और कमेंट से क्या होगा कि आप, मुझे भी पता चलेगा आपको कौन सा क्वेश्चन मालूम है, कौन सा नहीं मालूम है। और अगर आपका गलत कमेंट आएगा तो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो में। दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, जो रेनेसा का अग्रदूत है, फाउंडर। दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो था पेट्रॉक था। कौन था स्टूडेंट? पेट्रॉक। ठीक है, जो 1304 से लेकर के 1367, ये 6 और 7 है, 1367 ईस्वी तक इसको आगे बढ़ाया। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद, ह्यूमैनिज्म की संस्थापक किसे माना जाता है स्टूडेंट? तो पेट्रॉक को माना जाता है। और पेट्रॉक कहाँ का था? इटली का था। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है, जिसका जन्म जो है 1313 से लेकर के 1375 तक इस ईस्वी पर रहा है, जिसका कार्यकाल है 1313 से लेकर 1375 ईस्वी तक। डेका मेरान किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। डेका मेरान जो है किसकी पुस्तक है? तो आपका है बोकेसियो का। किसका है? बोकेसियो का ये पुस्तक है, डेका मेरान। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक, आधुनिक विश्व की बात हो रही है, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? तो वह था स्टूडेंट आपका फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली था। ठीक है, मैकियावेली 1469 से लेकर के 1567 ईस्वी तक। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? मैकियावेली था। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों को बनाने वाला कौन था? मतलब मोनालिसा तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। उस चित्र को बनाने वाला कौन था? तो लियोनार्डो द विंची था। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो बहुत सारे पेपर्स में रिपीट होते हैं। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक एक नई तस्वीर दिखाती है? स्टूडेंट, मैकियावेली का कौन सा जो लोकप्रिय किताब है जो राज्य के बारे में एक बहुत अच्छा तस्वीर देता है? तो वो था स्टूडेंट द प्रिंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये द प्रिंस आपसे बार बार रिपीट किया जाता है कि द प्रिंस किसकी पुस्तक है। वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आती है तो। चलिए, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? तो आपके 3 कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये तीनों ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके बुक में या जिनकी रचनाओं या कृतियों में बहुत सारे पुनर्जागरण की भावना को क्या होता है, देखने को मिलता है। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन, मतलब ये 2 अलग अलग कृतियां हैं। एक का नाम है द लास्ट जजमेंट और सेकेंड का नाम है द फॉल ऑफ मैन। तो इन दोनों कृतियां किसकी है स्टूडेंट? तो आपका माइकल एंजेलो का है, माइकल एंजेलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो माइकल एंजेलो द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? माइकल एंजेलो द्वारा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना, अब यहाँ पे एक देख लीजिए, जीसस क्राइस्ट की मदर का क्या नाम था? मेडोना। का चित्र किसकी कृति है? तो राफेल का ही है। किसने बनाया है? राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? पुनर्जागरण के काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है। किसको? जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो आपका फ्रांसिस बेकन था। फ्रांसिस बेकन, आप इनके बुक को आप क्लास 10th और क्लास इंटर में भी पढ़ते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग किया गया है? तो पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों के बारे में। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग किया गया है? तो पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर। द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी है? तो इरासमस की रचना है द प्रेज ऑफ फॉली, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रेज ऑफ फॉली बार बार पूछा जाता है। तो इरासमस का रचना है, और इरासमस कहाँ का था? हॉलैंड का था। कहाँ का था? हॉलैंड का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था? यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था? तो टॉमस मूर। आपसे यही पूछा जाएगा यूटोपिया किसकी रचना है? तो टॉमस मूर की है। जो टॉमस मूर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? मार्टिन लूथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो शेक्सपियर की है। रोमियो एंड जूलियट जो पुस्तक है स्टूडेंट आपका शेक्सपियर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता आपको रोजर बैकन को माना गया है, जो इंग्लैंड के हैं। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। जैसे आपने सुना होगा कि आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया सन जो है ना सौरमंडल का केंद्र है,
लेकिन इसके पहले जो है ना माना जाता था, जब तक कोपरनिकस ने अपना कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, तो माना जाता था तो इस सौर मंडल का जो सेंटर है ना वो पृथ्वी है। ठीक है, सौर मंडल का जो सेंटर है कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, तो इसका खंडन किसने किया? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस ने बताया कि सौर मंडल के सेंटर में पृथ्वी नहीं है, सौर मंडल के सेंटर में कौन है? सन है। ठीक है, कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता बेटा आपका न्यूटन ने लगाया था 1642 से लेकर 1726 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आपका 16वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में भी स्टूडेंट धर्म सुधार के आंदोलन का प्रवर्तक आपको मार्टिन लूथर को माना जाता है। किसको? मार्टिन लूथर को, जो जर्मनी का था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। जॉन विक्लिफ को। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज आपका क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और आप कमेंट में बताइएगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था। किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? तो देख लीजिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, जो इटली के थे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो प्रशांत महासागर का नामकरण आपका मैगलन ने किया था। मैगलन जो एक स्पेन का सेलर था, उसने किया था। समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था बेटा आपका मैगलन था। चलिए, एक क्वेश्चन आपका रेनेसां से रिलेटेड था, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन है। जैसे आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं ना, तो वैसे अमेरिका भी आपका एक टाइमिंग था जो ब्रिटिश के अंडर में था। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? मतलब सिंपल है कि अमेरिका में अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका में अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना कब्जा किया था। अब यहाँ पे देखिए, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जितना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? तो आपके अमेरिका के निवासी हैं। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई कब खत्म हुई थी? तो अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई आपका बेटा 1783 ईस्वी में ख़त्म हुई थी, पेरिस की संधि के मुताबिक। एक संधि हुआ था जिसको पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं, और इस संधि के मुताबिक अमेरिका की जो लड़ाई थी या आज़ादी की लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता क्या हुई थी? मिली थी। जैसे भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। इस पर अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? तो बोस्टन की चाय पार्टी किसके लिए जानी जाती है? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के
तात्कालिक कारण के लिए। जैसे बहुत सारे कारण थे, तो उसमें एक ये भी कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण के लिए जाना जाता है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? तो इसका नायक था आपका सैम्यूल एडम्स इसका हीरो था, इसका नायक था। मतलब इस बोस्टन की चाय पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सैम्यूल एडम्स ने किया था। जिससे भारत में देखा जाता है ना कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। तो ये सारे वैसे ही बोस्टन की चाय पार्टी का भी है। प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे वर्ल्ड में अगर प्रजातंत्र की बात करें तो सबसे पहले कहाँ मिला था? अमेरिका में मिला था। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गणतंत्र रिपब्लिक की जननी आपको कहा जाता है अमेरिका को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। आप बताएंगे स्टूडेंट धर्मनिरपेक्ष क्या होता है और क्या भारत में धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया है? इसको कमेंट में आप बताएंगे। तो धर्मनिरपेक्ष की राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? मतलब जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी तो अमेरिका के लोग कौन सा नारा देते थे? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो संविधान का लिखित प्रतिरूप कहाँ लागू हुआ था सबसे पहले? तो अमेरिका में हुआ था। कब? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था सबसे पहले लिखित संविधान। और मैं बता दूं स्टूडेंट, वर्ल्ड का जो सबसे छोटा संविधान है ना, वो आपका अमेरिका का ही है। मात्र 7 की 9 आर्टिकल है, इसमें बहुत ही कम ही आर्टिकल है। भारत में जैसे 395 आर्टिकल है ना, तो वैसे अमेरिका में लगभग 9 की, कंफर्म नहीं हो पा रहा है 9 या 7, आप कंफर्म करके बताइएगा 7 या 9 है। तो आप थोड़ा सा इसको कंफर्म करिएगा कि 7 है कि 9। तो 395 जो है ना आर्टिकल भारत में है, और अमेरिका के जो संविधान है उसमें 7 या 5 आर्टिकल्स है, जो वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है। विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, तो सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को राइट्स दिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। अमेरिका में दासों की आयात को कब अवैध घोषित किया गया? तो अमेरिका में दासों की आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने हैं? 1860 में बने हैं। अमेरिका में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? जैसे अमेरिका जो है ना, जैसे भारत भी है, तो नॉर्थ अमेरिका और भारत की बात करें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड है ना, तो वैसे अमेरिका भी 2 भागों में डिवाइड था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, मतलब अमेरिका। तो उसमें कब गृह युद्ध समाप्त हुई है, नहीं शुरुआत हुई है? तो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में, 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में वहाँ पे गृह युद्ध की शुरुआत हुई है। ये मेरा चैनल का नाम है स्टूडेंट, जीएस क्लास विथ बिपिन जायसवाल। जीएस क्लास विथ बिपिन जायसवाल आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और आप यहाँ से बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया, मतलब समाप्त किया? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, एक कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का डिफिनीशन बताया गया यहाँ पे, और अब्राहम लिंकन का डिफिनीशन है ये कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? तो अब्राहम लिंकन की हत्या जो है बेटा जॉन विल्किज बूथ ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को की थी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? तो जॉन विल्किज बूथ ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ? तो अमेरिकी गृह युद्ध आपका चल करके 26 मार्च 1865 को खत्म हुआ। 26 मार्च 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध समझते हैं ना स्टूडेंट? दो तरह का युद्ध होता है, एक तो बाहर से कोई अटैक करता है तो उसको बाहरी युद्ध बोलते हैं, और जब किसी कंट्री के अंदर ही आपस में लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं, दो समुदाय लड़ते हैं या दो कल्चर के रिलीजन के लोग लड़ते हैं तो इसको बोलते हैं गृह युद्ध। तो अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था, अभी बताए हैं हम आपको। तो ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 26 मार्च 1865 को जाके समाप्त हुआ। अमेरिका फेलोसोफिल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो अमेरिका फेलोसोफिल सोसाइटी की नींव किसने रखा था बेटा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। कौन रखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। ये था स्टूडेंट आपका अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1789 ईस्वी में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? तो लुईस 16वां के शासनकाल में आपकी फ्रांस की क्रांति क्या हुई थी। राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो राज्य क्रांति के समय बेटा फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का आपका राष्ट्रीय दिवस आपको 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को, जैसे भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है 15 अगस्त को ना, तो ऐसे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आपको 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा बेटा आपका फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है, और इसी को हम लोग फॉलो किए इंडिया में भी। मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। ये शब्द कथन आपका लुईस 14वां का है। लुईस 14वां कहता था कि मैं ही राज हूँ और मैं जो बोल दिया वो क्या है, सब कानून है। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो वर्साय का जो शीश महल था उसका निर्माण आपका लुईस 14वां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया? लुईस 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया? तो वर्साय को। लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो लुईस 16वां आपका फ्रांस की गद्दी पे 1774 को बैठा, जिसके इसी के शासनकाल में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये कि कब वो फ्रांस की गद्दी पे बैठा लुईस 16वां? तो 1774 ईस्वी में। लुईस 16वां की पत्नी मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। मैरी एंटोनेट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मैरी एंटोनेट लिखता है। तो मैरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैले क्या था? तो टैले एक प्रकार का भूमिकर था। देखिए फ्रांस में दो तरह के टैक्स लगते थे, एक तो टैले और एक टेथिस। टैले और टेथिस लगता था। तो टैले जो था एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? तो फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का था। ये सब फिलोसोफर थे वहाँ के। तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो वॉल्टेयर बेटा आपका चर्च का विरोध था, मतलब ये चर्च का विरोधी था, ये चर्च को नहीं मानता था, चर्च को फालतू की चीज मानता था वॉल्टेयर। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो लोकतंत्र का। मतलब जो रूसो था वो कैसा चाहता था फ्रांस में सिस्टम होना चाहिए? तो लोकतंत्र होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति किसकी थी? और आपके लिए बता दो स्टूडेंट, जितना मैं लिखूं उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन
उत्तम है, ये उक्ति किसकी थी? तो वॉल्टेयर का था। किसका था? वॉल्टेयर का। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, घबराइएगा नहीं। वीडियो लंबा तो हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका हो जाएगा बेटा आपका? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका रूसो का रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो आपका वॉल्टेयर का है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? कानून की आत्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू का है। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेटस जनरल की शुरुआत आपका 5 मई सन 1789 ईस्वी को हुई थी। स्टेट जनरल इसको बोलते थे। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 5 मई सन 1789 ईस्वी में। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो मापतौल में जो दशमलव प्रणाली ली जाती है स्टूडेंट, ये आपका फ्रांस का ही देन है। फ्रांस से ही उत्पन्न हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक बेटा आपको हर्डर को कहा जाता है। हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। नेपोलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था आपका फ्रांस का, और उसका जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म किस जगह हुआ? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम आपका बेटा कार्लो बोनापार्ट था। कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तो नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। और आप जानते हो स्टूडेंट, फ्रांस का सबसे बढ़िया रूलर भी था और आर्मी कमांडर भी था आपका नेपोलियन। नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो सन 1799 ईस्वी में हुआ था। सन 1799 ईस्वी में। और इसी समय नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था। नेपोलियन ने फ्रांस पे 1799 में ही क्या किया था? कब्जा किया था। पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना? तो सबसे पहली बार नेपोलियन जो आपका 1799 ईस्वी में काउंसिल बना। काउंसिल। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब काउंसिल बना? तो जीवन भर के लिए नेपोलियन जो है 1802 में 1802 ईस्वी में फ्रांस के लिए जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया। पहली बार 1799 में बना और जीवन भर के लिए 1802 में बन गया। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट आपको 1804 में बना। सन 1804 ईस्वी में वह अपने आप को फ्रांस का क्या कर लिया? एम्परर घोषित कर लिया। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना गया है? तो नेपोलियन को माना गया है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसके माना गया है? तो नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश जो है बेटा आपको सबसे पहले आपका नेपोलियन ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम था जोजेफाइन। क्या नाम था? जोजेफाइन। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ट्राफलगर का युद्ध 31 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था ट्राफलगर का युद्ध। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन का कोड किसे कहा गया? तो नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह। स्टूडेंट,
1804 में नेपोलियन ने एक कानून बनाया, बहुत सारे कानून का संग्रह किया, जिसे नेपोलियन का कोड के नाम से जाना जाता है। किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? तो एल्बा के टापू पर। स्टूडेंट, आप मालूम होगा कि हाँ 1500 नहीं, इसको नेपोलियन को बंदी बना करके आपको एल्बा के टापू पर क्या कर दिया गया? बंदी बना दिया गया। कब? 1815 में स्टूडेंट आपका एक वाटरलू का युद्ध हुआ, और उसमें क्या हुआ कि इसको बंदी बना करके एल्बा के टापू पर रख दिया गया। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया? तो वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी को इसको बंदी बना करके और एल्बा टापू पे क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। तो यहाँ पे लिखे हैं थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी 10 वीडियोज है, तो आपको एक बार धन्यवाद। फिर मैं आपको एक बार लास्ट में भी धन्यवाद बोलूँगा। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वाटरलू के युद्ध में किया था। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? 18 जून 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु स्टूडेंट 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन को लिटल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को लिटल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो नेपोलियन के पतन का कारण था रूस पर आक्रमण करना। रूस पे इसने आक्रमण कर दिया, और रूस के पे आक्रमण करने के कारण इसका पतन हो गया। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो महाद्वीपीय व्यवस्था का इसने शुरुआत किया था कारोबार को बहिष्कार करने के लिए। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को कम खत्म किया? नहीं समझ में आया। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को खत्म किया? कब खत्म किया? मतलब फ्रांस के प्रभुत्व को कब खत्म किया गया? तो वियना समझौता में। वियना समझौता के बाद वियना समझौता कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। मतलब इस समझौता के बाद यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था ना 1815 के पहले नेपोलियन बोनापार्ट के कारण, तो उसके प्रभुत्व को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे इटली के 3 क्वेश्चंस है, और कल हम इटली के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ बता भी दे रहे हैं आपको, 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो इटली का एकीकरण। अब इटली को कब यूनाइट किया गया? इटली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, और इस इटली को मिला करके एक पूरा इटली बनाया गया, तो इसको यूनिफिकेशन ऑफ इटली बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हम आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी इटली से ही शुरुआत करेंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आप देखेंगे तो इटली में 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को जो है ना, इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजनी का जन्म जो है ना स्टूडेंट आपका जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। मतलब ये नहीं चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन किया जाए, एक किया जाए इटली को। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और मैं फिर जब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 डाउनलोड करूँगा तो इटली से ही स्टार्ट करूँगा, और इटली की क्रांति या इटली का एकीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिल सके, और भी इसको और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए फिर एक बार धन्यवाद।